हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएसटी एकेडमी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उत्तराखंड एएनएम 2024 के पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट। ऑप्शन ए बैंकरप्ट, ऑप्शन बी क्रिमिनल, ऑप्शन सी इनकैपेबल, ऑप्शन डी इमेच्योर। तो जो इंसॉल्वेंट है उसका जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग है वो होगा बैंकरप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकरप्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ टू एरोगेंट टू लिसन टू एनी सजेशन, यूज सो दैट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, ही इज़ टू एरोगेंट सो दैट ही वुड नॉट लिसन टू एनी सजेशन। ऑप्शन बी, he is so arrogant that he would not listen to any suggestion. Option C, he is too arrogant to listen to any suggestions. Option D, he is so arrogant to listen to any suggestion that they give. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, he is so arrogant that he would not listen to any suggestion। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीनिंग ऑफ फ्राइटन। ऑप्शन ए कंफ्यूज्ड, ऑप्शन बी अफ्रेड, ऑप्शन सी रिलक्टेंट, ऑप्शन डी कावर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत या डरा हुआ, तो इसका जो मीनिंग है वो होगा अफ्रेड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रेड इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कल्प्रिट वॉज किल्ड instantly as he was rain dot by the car. Option A down, option B over, option C into, option D not required। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आएगा, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओवर। ऑप्शन बी सही आ जाएगा, ओवर। द कल्प्रिट वॉज किल्ड इंस्टेंटली एज ही वॉज रेन ओवर बाय द कार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द बर्गलर्स ब्रोक डॉट अ बंगलो इन उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए अपार्ट, ऑप्शन बी इनसाइड, ऑप्शन सी इनटू, ऑप्शन डी डाउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाउन। द बर्गलर्स ब्रोक डाउन अ बंगलो इन उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डाउन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Radha and Vidushi went shopping but dot couldn't find anything dot liked. Option A they, those, option B they or them, option C those or they, ऑप्शन डी दे और दे। तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें हमें ये राइट ऑप्शन चूज़ करने हैं कि इनमें क्या आएगा। तो इसमें आएगा कि राधा एंड विदुषी वेंट शॉपिंग बट, तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है यहाँ पहले वाले में दे आएगा, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, और दूसरे वाले में भी दे ही आएगा, दे लाइक्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राधा एंड विदुषी वेंट शॉपिंग बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग दे लाइक्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इट्स द फर्स्ट टाइम आई डॉट इंडियन कुजीन इन माई लाइफ। ऑप्शन ए ईट, ऑप्शन बी ईटन, ऑप्शन सी हैव ईटन, ऑप्शन डी हैड ईटन। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछ रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है हमें, किसकी जगह पे क्या आएगा। तो इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई, तो इसकी जगह पे आएगा आई हैड ईटन इंडियन कुजीन इन माई लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैड ईटन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कैट accompanied by her brother dot at the party। ऑप्शन ए इज़, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वॉज। तो यहाँ पे भी फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है हमें और इसकी जगह पर हमें कुछ भरना है। तो कैट accompanied by her brother डॉट की जगह आएगा वॉज एट द पार्टी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वॉज। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए फोर्टनाइट, ऑप्शन बी
ट्विनाइट, ऑप्शन सी ट्राइनाइट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये पूछ रहा है कि 2 हफ्तों का पीरियड क्या कहलाता है। तो 2 हफ्तों का पीरियड कहलाता है फोर्टनाइट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स इज कॉल्ड फोर्टनाइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्टनाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। द चेयरपर्सन वॉज इन्वाइटेड टू डॉट द जजेस ऑफ द इवेंट। ऑप्शन ए गिफ्ट, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट, ऑप्शन सी फेलिसिटेट, ऑप्शन डी कॉन्ग्रेचुलेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फेलिसिटेट। द चेयरपर्सन वॉज इन्वाइटेड टू फेलिसिटेट द जजेस ऑफ द इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलिसिटेट। ये थे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये हिंदी के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, अपमान शब्द का उपसर्ग है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी आप, ऑप्शन सी अप, ऑप्शन डी अपमा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अपमान शब्द है उसका उपसर्ग क्या है। तो सबसे पहले उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में या आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, तो उन शब्दांश को ही उपसर्ग कहते हैं। तो अपमान शब्द में जो उपसर्ग है वो होता है अप उपसर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय से गंगा निकलती है में कौन सा कारक है। हमारे पास एक वाक्य दिया हुआ है कि हिमालय से गंगा निकलती है, हमें बताना है कि इनमें इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें जो कारक होगा वो होगा अपादान कारक। अपादान कारक वो होता है कि जहाँ अलगाव हो, जहाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग हो रही हो। तो हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो इसमें जो कारक होगा वो होगा अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बंधन शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए अबंधन, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी अनबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बंधन शब्द का विलोम है वो होता है मुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्ति। बंधन का मतलब होता है किसी चीज़ को बांध के रखना, और मुक्ति का मतलब होता है उसे खुला छोड़ देना, आज़ाद कर देना। तो क्वेश्चन 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, घर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी अरि, ऑप्शन सी निकेतन, ऑप्शन डी खप्पर। तो घर शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है हमें बताना है। तो इनमें से जो निकेतन है वो घर शब्द का पर्यायवाची होगा। इसके अलावा घर शब्द के पर्यायवाची होते हैं गृह होता है, भवन होता है, आलय, सदन, आगार, ये सभी घर के पर्यायवाची होते हैं। और इसमें एक वन दे रखा है, तो वन शब्द के पर्यायवाची होते हैं जंगल, कानन, विपिन, अरण्य, बीहड़, और भी होते हैं। अरि का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन, और खप्पर का मतलब होता है एक मिट्टी का बना कढ़ाई जैसा बर्तन होता है, उसे खप्पर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेतन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जी भर आना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए चैन मिलना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, ऑप्शन सी दोनों और मुसीबत, ऑप्शन डी दुखी होना। हमारे पास एक मुहावरा दिया गया है और हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो जी भर आना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी होना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुखी होना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, साधु शब्द का स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन ए साधी, ऑप्शन बी साध्वी, ऑप्शन सी सवी, ऑप्शन डी सती। तो साधु शब्द हमारे पास दे रखा है और उसका स्त्रीलिंग जो होता है वो होता है साध्वी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, साध्वी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं में कौन सा वाक्य है।
ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारे पास एक वाक्य दे रखा है कि संतोष से बढ़कर कुछ नहीं, हमें बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। तो रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो हमारे पास जो ये वाक्य दे रखा है संतोष से बढ़कर कुछ नहीं, ये एग्जाम्पल है सरल वाक्य का, एक उदाहरण होता है सरल वाक्य का। और सरल वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। तो क्वेश्चन 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष से बढ़कर कुछ नहीं, ये एक सरल वाक्य होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए राज प्लस ऋषि, ऑप्शन बी रज प्लस ऋषि, ऑप्शन सी राजे प्लस ऋषि, ऑप्शन डी राज प्लस ऋषि। तो हमारे पास एक शब्द दे रखा है राजर्षि, हमें बताना है कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा, यानी हमें उसे अलग करना है। तो राजर्षि शब्द को अगर अलग करेंगे तो हमें अलग करके राज प्लस ऋषि, संधि विच्छेद इसका ये हो जाएगा राज प्लस ऋषि। तो क्वेश्चन 18 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राज प्लस ऋषि। और इसमें जो संधि होगी वो होगी गुण संधि, गुण संधि होगी इसमें। और गुण संधि क्या होती है कि यदि आ और आ के बाद ई या ऊ और री आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। यहाँ भी आ के बाद री आया है तो अर हो जाएगा राजर्षि। तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कन्यादान शब्द में कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। हमारे पास एक शब्द दे रखा है कन्यादान और पूछता है कि इसमें कौन सा समास है। तो जो कन्यादान है उसमें समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है कि द्विगु समास वहाँ पर होता है जहाँ पे जो किसी भी समास पद का पूर्व पद जब संख्यावाचक विशेषण हो, संख्या का बोध हो रहा हो किसी भी समास से, वो द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्र हो गया, चौराहा हो गया, ये उदाहरण है द्विगु समास के। और कर्मधारय समास क्या होता है कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय संबंध हो या विशेषण विशेष्य संबंध होता है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे इसके उदाहरण होते हैं चरण कमल, कमल के समान चरण। इसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे सुख दुख पाप पुण्य, ये सारे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं। और इसके बाद तत्पुरुष समास जो होता है वो क्या होता है कि जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद, जिस समास पद का उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में और इनके बीच में जो कारक चिन्ह होता है वो लुप्त होता है, तो उसी को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। और कन्यादान, कन्या का दान, अगर हम इसका अर्थ देखें तो कन्या का दान, इसमें जो का है वो एक कारक चिन्ह है, संबंध कारक चिन्ह है, तो इसमें इसका लोप दिख रहा है। तो कन्यादान में जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास में भी संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 20, उज्ज्वला शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी उज्ज्वला, ऑप्शन सी डज्वल, ऑप्शन डी उत्पन्न। तो हमारे पास शब्द दे रखा है उज्ज्वला, हमें बताना इसका तत्सम रूप क्या होता है। तो उज्ज्वला जो खुद शब्द है वो तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है या जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में ये परिवर्तित होकर आए हैं। और हमें बताना है कि इसका तत्सम शब्द क्या होता है, यानी कि जो संस्कृत का शब्द है वो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा उज्ज्वल। उज्ज्वला शब्द का जो तत्सम रूप है वो है उज्ज्वल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये थे हमारे पास हिंदी के 10 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश वर्ष का माप है। लाइट ईयर इज़ अ मेजरमेंट ऑफ
ऑप्शन ए दूरी की डिस्टेंस, ऑप्शन बी समय टाइम, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता की, ऑप्शन डी द्रव्यमान की या मास की। तो लाइट ईयर है वो किसका मेज़रमेंट होता है? तो लाइट ईयर होता है डिस्टेंस का मेज़रमेंट होता है। अगर हम दूरी की मापन करते हैं तो दूरी का मापन हम लाइट ईयर से भी कर सकते हैं। तो दूरी का मापन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मापन होता है, डिस्टेंस का मापन होता है। और वही बात अगर हम समय की करें, टाइम की करें, तो टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो सेकंड होती है, और इसके जो अदर मेज़रमेंट यूनिट होती है वो होती है मिनट, हावर, डे, वीक, मंथ हो गए। और इसके बाद लाइट इंटेंसिटी दे रखी है, इसका मेज़रमेंट हम जो इसकी एसआई यूनिट है वो होती है कैंडला। और जो मास हमारे पास दे रखा है द्रव्यमान, उसके जो यूनिट होते हैं वो ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, टन्स होंगे, टन हो गया। तो इसके जो यूनिट होंगे वो होंगे। लेकिन हमारे पास पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष का माप है, तो वो दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 अदिश राशि है। इसमें बताना है कि कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है इनमें से। ऑप्शन है एनर्जी, ऑप्शन बी टॉर्क्यू बलाघूर्ण की, ऑप्शन सी संवेग की, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो अदिश राशि होती है, अदिश राशि क्या होती है कि अदिश राशि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, इनमें कोई दिशा नहीं होती, इनमें डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन लेस होती है। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे एनर्जी हो गया, द्रव्यमान हो गया, मास, गति, दूरी, समय, कार्य, ये सभी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि होती है। तो हमें पूछा गया है कि अदिश राशि कौन सी है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। और सदिश राशि कौन सी होती है, जिनके लिए परिमाण भी और दिशा भी दोनों ही स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं, तो वो सदिश राशि होती है। जैसे विस्थापन, बल, बलाघूर्ण, संवेग, त्वरण, धारा, तो ये सभी सदिश राशि होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी टॉर्क, ऑप्शन सी वर्क, और ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। तो जो द प्रोडक्ट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण और एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण का, तो उसे कहते हैं टॉर्क कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पानी का घनत्व अधिकतम होता है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि जब हम तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं तो कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, और घनत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम ऊपर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, जिससे वॉल्यूम में वृद्धि हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी कम होती है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी का घनत्व होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ध्वनि की अधिकतम चाल होती है। ऑप्शन ए वायु में, इन द एयर, ऑप्शन बी निर्वात में, इन वैक्यूम, ऑप्शन सी इन वाटर जल में, ऑप्शन डी इस्पात में, इन स्टील। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल होती है वो निर्भर करती है माध्यम के घनत्व पर, निर्भर करती है किस मीडियम में जा रहा है उसके घनत्व, डेंसिटी पर निर्भर करती है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसकी चाल उतनी अधिक होगी। तो सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, फिर लिक्विड में होती है, फिर एयर में होती है ध्वनि की अधिकतम चाल। तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो चाल होगी ध्वनि की वो होगी इस्पात, स्टील में सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि की अधिकतम चाल होती है इस्पात में, स्टील में, क्योंकि ये एक सॉलिड है और सॉलिड में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास पूछा गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो जो प्रकाश तरंग होती है वो होती है एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग क्यों होती है? क्योंकि जो इसके कंपोनेंट होते हैं, इसके जो घटक होते हैं, वो इसके संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है क्योंकि इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसको किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश तरंग जो होती है वो वैक्यूम में भी संचारित हो सकती है, निर्वात में भी संचारित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग का एक एग्जाम्पल है वो होता है ध्वनि तरंग। जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग को एक जगह से दूसरी जगह संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रकाश की गति है इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन ए 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 2 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की गति जो होती है वैक्यूम में, निर्वात में, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वो स्पीड होती है जहाँ से जो प्रकाश होता है वो सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में लगा जो समय होता है या गति जो होती है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में जो गति चाहिए होती है, उस गति से, जिस गति से वो आता है वो गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, द स्काई अपीयर्स ब्लू। ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी परावर्तन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग। और प्रकीर्णन क्या होता है कि जब सूर्य की किरणें जो होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो इनमें जो सबसे अधिक वेवलेंथ वाली रे होती है वो रेड कलर की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और जो सबसे कम होती है वो ब्लू लाइट की होती है। तो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पर टकराने के कारण जो ब्लू रंग होता है वो फैल जाता है, क्योंकि ब्लू रंग में फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश फैलता है, इसी कारण इस जो प्रकाश से फैलता है उसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, और इसी के कारण हम आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है हमारी आँखों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन के कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 29। ग्रह की गति का नियम किसने दिया? हु गेव द लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी कैपलर ने, ऑप्शन सी गैलीलियो ने, ऑप्शन डी मार्स ने। तो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है, ग्रहों से संबंधित गति के नियम जो दिए हैं वो दिए हैं कैपलर ने ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी, कैपलर ने। और जो न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं, गति के 3 नियम दिए हैं, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये नियम दिए हैं न्यूटन ने। और गैलीलियो ने दूरबीन टेलीस्कोप का आविष्कार किया है, वो किया है गैलीलियो ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रहों से संबंधित गति के नियम कैपलर ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सूर्य का निकटतम ग्रह है
इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन? ऑप्शन ए बुध, मरकरी, ऑप्शन बी शुक्र, वीनस, ऑप्शन सी पृथ्वी, अर्थ, ऑप्शन डी मंगल, मार्स। तो जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है वो है बुध, मरकरी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और सबसे दूर है वरुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बुध, मरकरी। मरकरी सूर्य का निकटतम ग्रह है। और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है इनको आंतरिक ग्रह या ठोस ग्रह, सॉलिड प्लैनेट भी या आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, ऑप्शन ए चैडविक, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी नील्स बोर, ऑप्शन डी हेनरी। तो जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज की थी चैडविक ने 1932 में, और प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने 1911 में, और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जे थॉमसन ने 1897 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने इन 1932। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक होता है। When salt is added to water, the boiling point and freezing point of water are, ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, will increases, ऑप्शन बी घट जाएंगे, will decreases, ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, will increases and decreases respectively, ऑप्शन डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे, will decreases and increases respectively। जब हम वाटर में नमक मिलाते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है क्योंकि जो नमक है NaCl है वो एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है, एक अवाष्पशील विलय है जो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि NaCl Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है और ये चार्ज आयन पानी में मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बदलते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो पानी में नमक डालने से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि जब पानी में हम कोई नॉन वॉलेटाइल पदार्थ डालते हैं जैसे NaCl डालते हैं तो पानी का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर है, वो घट जाता है और इसके साथ ही जो उसका हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी घट जाता है, वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो अगर पानी में नमक डालेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। द पॉल्यूटेड गैस इमिटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज़ मेनली, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मार्स गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित पॉल्यूटेटेड गैस होती है मेनली। और मार्स गैस जो होती है वो होती है CH4, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मेनली अ ग्रीन हाउस गैस, एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होती है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक है। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट पाया जाता है वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा और ये पाया जाता है लगभग
78% नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है 21%। और ऑर्गन फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे जो पाया जाता है 0.93% ऑर्गन पाया जाएगा। और उसके बाद जो CO2 है वो पाई जाती है 0.03% एटमॉस्फेयर में। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि सबसे ज़्यादा इनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट कौन है एटमॉस्फेयर में, तो वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है 78%। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन अकर्स। ऑप्शन ए कारखानों से, फ्रॉम फैक्ट्रीज। ऑप्शन बी पेट्रोल से, फ्रॉम पेट्रोल। ऑप्शन सी कोयला जलाने से, फ्रॉम बर्निंग कोल। ऑप्शन डी लकड़ी से, फ्रॉम हार्डवुड। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और ये जो एसिड है वो फिर पानी वर्षा की बूंदों में घुल जाते हैं और वर्षा के साथ पृथ्वी पर आते हैं। तो इसे ही एसिड रेन कहते हैं हम लोग। और इसका जो मेन रीज़न है वो फैक्ट्री से आने वाला जो धुआं होता है उसमें सबसे ज़्यादा ये ऑक्साइड होते हैं, SO2, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रॉम फैक्ट्रीज, कारखानों से। क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? विच गैस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट नहीं है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, लेकिन क्लोरीन एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं होता है क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो भारी होती है, तो इसलिए वो एटमॉस्फेयर में नहीं होती। वो नीचे ज़मीन पे ही होती है, सतह पर ही पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। क्लोरीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी लिस्टर, ऑप्शन डी कोल्बे। तो क्लोरोफॉर्म की खोज है वो की थी सिम्पसन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CH Cl3 मिथाइल टेट्राक्लोराइड। और इसका यूज़ मेडिकल में किसी भी जो हमारा मरीज होता है, रोगी होता है, उसकी सर्जरी के लिए, उसे बेहोश करने के लिए किया जाता है। बेहोशी के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की, वो की है सिम्पसन ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी चूना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 × 2S2O। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बनता है CaSO4 × 1/2H2O। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट सेमी और हेमीहाइड्रेट। तो इससे ही मिलकर ये जिप्सम होता है, इससे मिलकर ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज़ होता है वो होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? ये वो गैसेस होती है जो हमारे पृथ्वी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है।
ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, वो सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसेस होती है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलती है। और जो मीथेन है CH4, वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होती है CO2, जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। और जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। खट्टे फलों में होता है, अकर्स इन सिट्रस फ्रूट। ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो हमारे जो खट्टे फल होते हैं उनमें जो एसिड होता है वो होता है सिट्रिक एसिड, और लैक्टिक एसिड दूध मिल्क में पाया जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो फलों सब्जियों में पाया जाता है। तो सिट्रस जो फ्रूट है उसमें जो पाया जाता है वो होता है सिट्रिक एसिड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भ्रूण किस में मिलता है, वेयर इज़ द एम्ब्रियो फाउंड। ऑप्शन ए फूल, ऑप्शन बी पर्ण, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी कली। तो भ्रूण एम्ब्रियो जो है वो सीड में पाया जाता है, और भ्रूण एम्ब्रियो है वो बीज का ही एक कंपोनेंट होता है जो आगे चलकर एक नए प्लांट में डेवलप हो जाता है, एक नए प्लांट में विकसित हो जाता है। तो ये बीज में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव ब्लड बट दे ब्रीथ। ऑप्शन है हाइड्रा, ऑप्शन बी कॉकरोच तिलचट्टा, ऑप्शन सी केंचुआ अर्थवर्म, ऑप्शन डी मछली या फिश। तो इसमें से जो हाइड्रा होता है, उस हाइड्रा में जो है वो ब्लड नहीं होता है लेकिन वो फिर भी वो श्वसन लेते हैं किंतु सांस लेते हैं। हाइड्रा जो होता है वो हमारा निडेरिया फाइलम का एक जीव होता है, और ये एपिडर्मिस के माध्यम से सांस लेते हैं, एपिडर्मिस के द्वारा सांस लेते हैं। और जो तिलचट्टा कॉकरोच है, कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा फाइलम का जीव होता है जो कि स्पाइरेकल द्वारा श्वसन करता है, स्पाइरेकल द्वारा सांस लेता है। इसके बाद जो अर्थवर्म केंचुआ होता है वो हमारा एनिलिडा फाइलम का एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। और जो ये अर्थवर्म होता है वो अपनी स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू सांस लेता है, और फिश जो होती है वो अपने गिल्स के थ्रू श्वसन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का, वो होगा हाइड्रा। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता है किंतु वे अपनी एपिडर्मिस के माध्यम से सांस लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी काली खांसी। तो जो एड्स होता है ये हमारे पास एक वायरस जनित रोग है जिसका कारण HIV वायरस है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो वायरस होता है वो होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। तो एक ये तो एड्स जो होता है वो वायरस जनित रोग है, वो जीवाणु जनित रोग नहीं है। और डिप्थीरिया जो है वो किसके कारण होती है, वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। और जो हेजा है, क्लोरेला है, वो भी एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है जो कि विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। और इसके बाद काली खांसी, वूपिंग कफ जो होता है वो भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसका कारण है बॉर्डेटेला पोर्टोसिस नामक बैक्टीरिया। बॉर्डेटेला पोर्टोसिस नामक बैक्टीरिया से जो रोग होता है वो होता है काली खांसी, वूपिंग कफ। तो एक ही इनमें से रोग है एड्स जो कि जीवाणु से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई एड्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। द बार्क ऑफ विच ट्री इज़ यूज एज अ स्पाइस। ऑप्शन ए दालचीनी सिनेमन, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी ताड़। तो इनमें से जो दालचीनी होती है उसकी छाल को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, सिनेमन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दालचीनी या सिनेमन।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड? ऑप्शन ए पिजन कबूतर, ऑप्शन बी पैरट, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड, ऑप्शन डी घरेलू गौरैया या हाउस स्पैरो। तो जो सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा बर्ड जो है वो होता है हमिंग बर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड। और जो सबसे बड़ा पक्षी होता है वो होता है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 46। वयस्क मानव शरीर की हड्डियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़। ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 253, ऑप्शन डी 200। तो एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो टोटल हड्डियाँ होती है वो होती है 206। और जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें जो टोटल हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 300। तो अडल्ट में होती है 206। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी उष्णता, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो जो हरे प्लांट्स होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे CO2 और H2O का उपयोग करके अपने लिए भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश। लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं। द स्मॉलेस्ट पोर्स प्रेजेंट ऑफ लीफ सरफेस आर कॉल्ड। ऑप्शन ए रंध्र स्टोमेटा, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कोशिकाएं गार्ड सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्ती की सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। और जो स्टोमेटा है इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है गैस एक्सचेंज। फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को लेना, इनहेल करना और ऑक्सीजन को छोड़ना, बाहर निकालना, ये काम होता है स्टोमेटा का। गैस एक्सचेंज का काम होता है और ये पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए स्टोमेटा, रंध्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? ECG इज़ यूज टू डिटेक्ट विद डिजीज़। ऑप्शन ए ब्रेन मस्तिष्क, ऑप्शन बी हार्ट हृदय, ऑप्शन सी किडनी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा लंग। तो ECG जो टेस्ट होता है वो टेस्ट यूज़ किया जाता है हार्ट के डिजीज़, हार्ट के रोग को पता लगाने में ECG का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो हमने आगे भी बात की थी इसके बारे में। ऑप्शन ए नाक से, ऑप्शन बी लंग से, ऑप्शन सी गिल से, ऑप्शन डी पंख से, फीदर से। तो मछली जो होती है वो गिल्स के द्वारा सांस लेती है, गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़े या गिल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज़। ऑप्शन ए श्रीमती राधा रतूड़ी, ऑप्शन बी श्रीमती राधिका झा, ऑप्शन सी श्रीमती गरिमा रोकली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला सेक्रेटरी है, मेन सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी है, वो आजकल ही हाल ही में बनी है, जिनका नाम है श्रीमती राधा रतूड़ी। इससे पहले जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव थे वो थे SS संधू। और जो SS संधू है वो अभी भारत के चुनाव आयुक्त हैं और उनकी जगह ले ली है श्रीमती राधा रतूड़ी ने। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव है वो है श्रीमती राधा रतूड़ी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। श्री नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड राज्य कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे?
विच नंबर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड स्टेट वॉज श्री नारायण दत्त तिवारी? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स। तो नारायण दत्त तिवारी ND तिवारी उत्तराखंड के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो वो होते हैं ND तिवारी। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सिंपल कि ND तिवारी उत्तराखंड के कौन से नंबर के CM थे, तो ND तिवारी तीसरे नंबर के CM थे। जो फर्स्ट नंबर के CM थे वो थे नित्यानंद स्वामी, लेकिन वो प्रथम निर्वाचित नहीं थे। प्रथम निर्वाचित जो थे वो थे नारायण दत्त तिवारी, और जो सेकंड CM थे वो थे भगत सिंह कोश्यारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी थर्ड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य की दो राजधानी है? विच स्टेट हैज़ टू कैपिटल? ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। तो उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो कि अस्थायी राजधानी है उत्तराखंड की, और दूसरी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो कि चमोली में पड़ता है। तो उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है? स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो जो उत्तराखंड का राजकीय खेल है वो है फुटबॉल, और इसको 2011 में मान्यता दी गई। 2011 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। फुटबॉल इज़ द स्टेट गेम ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 55, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट बुग्याल इन टर्म्स ऑफ एरिया? ऑप्शन ए दयारा बुग्याल, ऑप्शन बी वेदनी बुग्याल, ऑप्शन सी बगजी बुग्याल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो एरिया वाइज सबसे बड़ा बुग्याल है वो है वेदनी बुग्याल, जो कि पड़ता है चमोली में। और हमारे जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि इस बुग्याल में वेदों का सृजन हुआ, इसके कारण से बेदनी बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बुग्याल है वेदनी बुग्याल, जो कि चमोली में पड़ता है। उसके बाद जो दयारा बुग्याल है वो भटवाड़ी उत्तरकाशी में पड़ता है, और बगजी बुग्याल है वो भी चमोली में ही पड़ता है। लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी बेदनी बुग्याल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? लीस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन द स्टेट। ऑप्शन ए चंपावत, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी देहरादून। तो जो सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, जो उत्तराखंड में टोटल विधानसभा की सीटें 70 है, और सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है हरिद्वार में। हरिद्वार में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है 11, और ये सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद देहरादून में विधानसभा की सीटें 10 है, और अल्मोड़ा पौड़ी नैनीताल और टिहरी में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 6 सीटें हैं। उसके बाद पिथौरागढ़ उत्तरकाशी चमोली में 3 सीटें विधानसभा की है, और जो सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं वो है चंपावत में है, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हैं, 2 सीटें हैं विधानसभा की, 2 चंपावत में, 2 रुद्रप्रयाग में, 2 बागेश्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए चंपावत। चंपावत में सबसे कम विधानसभा की सीटें 2 सीटें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भागीरथी एवं भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए नंदप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी बैजनाथ, ऑप्शन डी गणेश प्रयाग। तो भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता है वो होता है टिहरी में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी गणेश प्रयाग। और जो नंद प्रयाग है वहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है चमोली में। देव प्रयाग टिहरी में है, और यहाँ पे संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, और यहीं इसी संगम के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है आगे चलकर। और जो बैजनाथ है वो बागेश्वर में पड़ता है, और बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है बागेश्वर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी गणेश प्रयाग।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। चितई मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो चितई मंदिर जो फेमस मंदिर है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ये गोलू देवता का मंदिर है, चितई गोलू देवता का मंदिर जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और गोलू देवता को ही कुमाऊं में न्याय का देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा चितई मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? ऑप्शन ए गुफा, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी खदान, ऑप्शन डी नदी या रिवर। तो पाताल भुवनेश्वर जो है वो एक गुफा है जो कि पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में स्थित है। और माना जाता है कि इस गुफा को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थल इस गुफा को माना जाता है, पाताल भुवनेश्वर गुफा को, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी रुड़की। तो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज़ लोकेटेड इन पंतनगर, यूएस, उधम सिंह नगर। जो उधम सिंह नगर का पंतनगर है वहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन ए जेम्स गॉसलिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी डेनिस रिची, ऑप्शन सी बजर्ने स्ट्रॉस्ट्रप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर की आविष्कार की नींव रखी जो आधुनिक कंप्यूटर के आविष्कार का आधार बना। इसीलिए ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन ए CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी नियंत्रण यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर का ब्रेन है वो है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भौतिक उपकरण है? फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी पैकेज। तो जो कंप्यूटर के भौतिक उपकरण फिजिकल डिवाइसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? फिजिकल डिवाइस वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको फिजिकल डिवाइस कहते हैं, भौतिक उपकरण कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पर्सनल इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म्स इंटरफेस, ऑप्शन से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन डी यूनिफाइड प्रोसेस इंटरफेस। तो UPI का जो पूरा नाम है, फुल फॉर्म क्या है, वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI एक ऐसा सिस्टम है जिससे तुरंत पेमेंट किया जाता है, पेमेंट हो जाता है। तो UPI जो है वो फर्स्ट डेवलप किया गया UPI जो है फर्स्ट डेवलप किया गया NPCI के द्वारा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है, इसको डेवलप किया है UPI को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसका डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। विडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है? विडाल टेस्ट इज एसोसिएटेड विद विच डिजीज़? ऑप्शन ए TB, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो जो विडाल टेस्ट है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। टाइफाइड एक प्रकार का बुखार होता है जिसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। अगर पॉजिटिव विडाल टेस्ट आता है तो इसका मतलब व्यक्ति
व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित है, और अगर विडाल टेस्ट नेगेटिव आता है तो व्यक्ति को टाइफाइड नहीं है। और जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको साल्मोनेला टाइफी के कारण ही टाइफाइड होता है। उसके बाद जो डेंगू है उसे हड्डियों का बुखार भी कहते हैं, और ये एक वायरस के कारण होता है जिसे डेंगू वायरस कहते हैं। और मलेरिया होती है, मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होती है जिसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहते हैं। और जो टीबी होती है वो एक बैक्टीरिया के कारण होती है जिसका नाम होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका सही आंसर जो होगा कि विडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है, वो है टाइफाइड रोग से संबंधित है विडाल टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के न्यूनतम आयु आवश्यक है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज, ऑप्शन है 40 ईयर्स, ऑप्शन बी 32 ईयर, ऑप्शन सी 35 ईयर्स, ऑप्शन डी 38 ईयर्स। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया है वो है 35 ईयर, जो कि हमारे आर्टिकल 58 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, और योग्यताओं में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो मिनिमम एज होगी वो होगी 35 ईयर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ऑप्शन है प्लास्टिक, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी नाइलॉन, ऑप्शन डी पॉलीथीन बैग। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो इनमें से ऊन है, और प्लास्टिक, नायलॉन और पॉलीथीन बैग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ये हमारे प्रकृति पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो होता है ऑप्शन नंबर बी ऊन, वूल। क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय वन्य जीव संस्थान इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट लोकेटेड इज़, कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पंतनगर, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य है उन्होंने जंगल की आग को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे कमाओ अभियान है। तो इसको शुरू करने का श्रेय है वो जाता है उत्तराखंड को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तराखंड में बटर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है दयारा बुग्याल उत्तराखंड, ऑप्शन बी देवरिया ताल रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी बेदनी बुग्याल चमोली, ऑप्शन डी चोपता रुद्रप्रयाग। तो बटर फेस्टिवल है वो मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है, और दयारा बुग्याल भटवाड़ी नामक स्थान पर स्थित है। और इस बुग्याल में प्रतिवर्ष भाद्रपद के महीने में बटर फेस्टिवल को स्थानीय भाषा में अंडूरी उत्सव भी कहते हैं, मनाया जाता है। और जो दयारा बुग्याल है उसको सर्वप्रथम पर्यटन के मानचित्र पर लाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। चंद्रप्रभा ऐतवाल ने सर्वप्रथम दयारा बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पर लाया था। तो जो बटर फेस्टिवल है वो मनाया जाता है दयारा बुग्याल में। और जिसके बाद देवरिया ताल वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, और देवरिया जो ताल है वो है उत्तराखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल। और जो उत्तराखंड का पहला सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल है वो है देवताल जो चमोली में है कामेट पर्वत पर। लेकिन जो सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताल है वो है देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में। और बेदनी बुग्याल वो चमोली में स्थित है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला बुग्याल। और जो चोपता रुद्रप्रयाग में चोपता बुग्याल है वो रुद्रप्रयाग में स्थित है, और इसे स्विट्जरलैंड ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है चोपता रुद्रप्रयाग को। तो सही आंसर हो जाएगा बटर फेस्टिवल
कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वो किया जाता है दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। क्वेश्चन नंबर 71, 2024 लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में कब हैं? ऑप्शन ए 18 अप्रैल, ऑप्शन बी 19 अप्रैल, ऑप्शन सी 20 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव, तो उत्तराखंड में जो चुनाव की डेट थी वो थी 19 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा 19 अप्रैल। अभी हमारी जो 18वीं लोकसभा उसका रिजल्ट भी आ गया 4 जून को, और 9 जून को जो हमारे नए प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी सिंह, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 9 जून की तारीख को शपथ ली है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर भी 19 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस रोग में तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस नर्व सेल आर अफेक्टेड? ऑप्शन ए टिटनेस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी वूपिंग कफ, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो जो टिटनेस नामक बीमारी होती है वो होती है एक बैक्टीरिया के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण, और इस बीमारी के कारण मांसपेशियों में संकुचन होता है, स्पेशली जबड़ों में होता है, जबड़ों के मध्य होता है। इसे लॉक जॉ नाम की बीमारी भी कहते हैं टिटनेस को। और इसके बाद जो पोलियो नामक बीमारी होती है वो पोलियो वायरस के कारण होती है, और इसी बीमारी से सर्वाधिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं प्रभावित होती है। इसी रोग में तंत्रिका कोशिकाएं ज़्यादा प्रभावित होती है पोलियो नामक बीमारी में। और इसके बाद जो हमारी वूपिंग कफ नामक बीमारी है, वूपिंग कफ नामक बीमारी है वो होती है बैक्टीरिया के कारण, जिसे कहते हैं बॉर्डिटोला पोर्टोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण वूपिंग कफ बीमारी होती है। और जो डिप्थीरिया नामक बीमारी है वो होती है एक बैक्टीरिया के कारण, जो होती है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसके कारण डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि तंत्रिका कोशिकाएं किस में प्रभावित होती है, तो पोलियो नामक बीमारी में तंत्रिकाएं कोशिकाएं इफेक्ट होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोलियो। क्वेश्चन नंबर 73, किसे सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए नौकुचिया ताल, ऑप्शन बी भीमताल, ऑप्शन सी बैनीताल, ऑप्शन डी नैनीताल। तो सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है नैनीताल नामक ज़िले को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें उपस्थित हैं, बहुत सारे ताल उपस्थित हैं। तो सरोवर नगरी के नाम से नैनीताल को जाना जाता है। और नौकुचिया ताल भी नैनीताल में ही स्थित है, और ये नैनीताल का सबसे कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल होता है, और 9 कोनों वाला ताल नौकुचिया ताल है, और कुमाऊँ का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है। इसके बाद जो भीमताल है वो भी नैनीताल में ही स्थित है, और ये कुमाऊँ का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। और जो बैनीताल है वो चमोली में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सरोवर नगरी के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है नैनीताल को। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो जो समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू किया गया। यहाँ एक विधेयक पारित किया गया समान नागरिक संहिता, उसके द्वारा उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ, और ये 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से पारित किया गया। उत्तराखंड की विधानसभा से पारित होता है समान नागरिक संहिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर है उत्तराखंड। और जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी, इसका उल्लेख आर्टिकल 44 में, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में इसका उल्लेख है। ये क्वेश्चन भी बहुत बारी पूछा जाता है कि यूसीसी का उल्लेख हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। इससे पहले भी समान नागरिकता संहिता है वो गोवा में लागू हो रखा है, लेकिन गोवा में इसके लिए कोई विधेयक नहीं आया था। ये गोवा में पहले से ही है। जब गोवा में पुर्तगालियों का राज था तो ये उस टाइम से ही यहाँ यूसीसी लागू है, लेकिन इसके लिए यहाँ विधेयक नहीं आए हैं। तो भारत का जो पहला राज्य है जहाँ यूसीसी के लिए विधेयक है उन्होंने लागू किया है,
तो वो उत्तराखंड है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 75, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक क्या है? व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर द फ़ारेनहाइट स्केल? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी 212 डिग्री। तो जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो वो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन हमें पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का फ़ारेनहाइट में, तो जो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट है वो होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, नंदप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? ऑप्शन ए नंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन बी नंदाकिनी और भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन डी नंदाकिनी और मंदाकिनी। तो नंदप्रयाग में जो नदियों का संगम होता है वो होता है नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंदप्रयाग में होता है। और इसके बाद जो अलकनंदा और भागीरथी इनका संगम जो होता है वो होता है देवप्रयाग नामक स्थान पर जो टिहरी में है। और यहीं से आगे चलकर गंगा नदी अपने अस्तित्व में आती है। भागीरथी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है देवप्रयाग के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नंदप्रयाग किन नदियों का संगम होता है? तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है जो कि चमोली में स्थित है नंदप्रयाग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, नीली क्रांति का संबंध, नीली क्रांति डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन ए तेल उत्पादन ऑयल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी फूड प्रोडक्शन या खाद्य उत्पाद से संबंधित है। तो जो हमारा ब्लू रिवोल्यूशन है वो संबंधित है मछली उत्पादन से, और जो तेल उत्पादन है उसका संबंधित है जो कच्चा तेल हमारा पेट्रोल वगैरह पेट्रोलियम जो तेल है उसका संबंध है काली क्रांति से होता है। तिलहन तेल का संबंध पीली क्रांति से होता है। और जो हमारे खाद्य उत्पाद है उनका संबंध हरित क्रांति से है। और जो दूध उत्पादन है उसका संबंध श्वेत क्रांति से है। और नीली क्रांति का संबंध वो है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 31 जनवरी, ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन भारत की जो पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, इनका जन्म दिवस होता है। तो इसी कारण से 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है भारत में। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, रोंगाली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट इज़ द रोंगाली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो जो रोंगाली फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी असम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, रम्माण पर्व कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज़ द रम्माण फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन ए सलूर डुंगरा चमोली, ऑप्शन बी मुनस्यारी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी नौटी चमोली, ऑप्शन डी कंडोलिया पौड़ी। तो रम्माण जो फेस्टिवल होता है वो मनाया जाता है सलूर डुंगरा चमोली में मनाया जाता है। और ये प्रतिवर्ष अप्रैल में आयोजित होने वाला उत्सव फेस्टिवल होता है। और जो रम्माण उत्सव है यहाँ पर रामायण से संबंधित जुड़े प्रसंगों को दिखाया जाता है, और इसी कारण इसे रम्माण उत्सव भी कहा जाता है। और यहाँ पे मुखौटों के साथ मंचन किया जाता है। मुखौटा नृत्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है रम्माण का। और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ है, उसका जो एक संगठन है यूनेस्को, इसने 2009 में रम्माण को विश्व की सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया था।
तो इसका सही आंसर है रम्माण पर्व मनाया जाता है सलूट डुंगरा चमोली में। चमोली में एक जगह है सलूट डुंगरा, वहाँ रम्माण उत्सव या रम्माण पर्व मनाया जाता है। इसके बाद जो मुनस्यारी पिथौरागढ़ है, वो पिथौरागढ़ में स्थित एक पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है। और जो नौटी चमोली है, चमोली में एक स्थान है नौटी। इस नौटी गांव जो कर्णप्रयाग में स्थित है, चमोली के कर्णप्रयाग में। तो नौटी गांव में नंदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ से मतलब प्रत्येक 12 वर्ष में नंदा राज यात्रा प्रारंभ होती है नौटी गांव से। और इसके बाद जो कंडोलिया पौड़ी है, तो पौड़ी जो है वो कंडोलिया की पहाड़ियों पर ही स्थित है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 80 है, सही आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सलूट डुंगरा चमोली। रम्माण पर्व मनाया जाता है सलूट डुंगरा चमोली में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ से हमारे जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन 100 तक, क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81। यदि एक किताब की दुकान 10% हानि पर एक किताब बेचती है और किताब की लागत मूल्य 50 रुपये है, तो किताब का विक्रय मूल्य क्या है? इफ़ अ बुक शॉप सेल्स अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10% एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक इज़ 50 रुपीज़, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक? ऑप्शन ए 45 रुपीज़, ऑप्शन बी 50 रुपीज़, ऑप्शन सी 55 रुपीज़, ऑप्शन डी 60 रुपीज़। सो द करेक्ट आंसर इज़ 45 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किताब का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस जो होगा वो होगा 45 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। यदि आशुतोष और विशाल की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है और उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, तो विशाल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। If the ratio of present age of Ashutosh and Vishal is 9:4 and their sum of present age is 52 years, find the present age of Vishal. Option A 18, option B 20, option C 30, option D 16. So the correct answer is option number D 16. So the present age of Vishal is 16 years. तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी 16 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यदि दो संख्याओं का HCF 8 है और उनका LCM 48 है, तो वो दो संख्याएं क्या है? ऑप्शन ए 6 and 8, ऑप्शन बी 12 and 16, ऑप्शन सी 8 and 48, ऑप्शन डी 24 and 16। So the correct answer is option number D 24 and 16। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, while बी अलोन कैन फिनिश इट इन 30 days. A alone can finish the work in option A 20 days, option B 10 days, option C 15 days, or option D 30 days. So the correct answer is 20 days. A इस कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। 18 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? How many cubes of 3 centimeter edge can be cut out of a cube of 18 centimeter edge? Option A 64, option B 216, option C 525, option D 816. So the correct answer is 216, 216। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 216। आगे बढ़ते हैं 86। क्वेश्चन नंबर 86। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर हावर की गति से चलते हुए एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है। पुल की लंबाई है। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर हावर टेक्स 55 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज़ ऑप्शन ए 360 मीटर, ऑप्शन बी 370 मीटर, ऑप्शन सी 375 मीटर,
Option D 350 meter. So the correct answer is option number D 350 meter. The length of the bridge is 350 meter. क्वेश्चन नंबर 87, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 270 डिग्री, ऑप्शन डी 360 डिग्री। तो त्रिभुज के जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, और जो इसके आंतरिक कोण होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य कोणों का योग होता है वो होता है 360 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88, y का मान ज्ञात करें यदि 105 का 2/7 इज इक्वल टू वाई इंटू 90 है। 2/7 ऑफ 105 इज इक्वल टू वाई इंटू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी 1/4। सो द करेक्ट आंसर इज 1/3, y इज इक्वल टू 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 2650 का 64% प्लस 320 का 40% कितना होता है? ऑप्शन है 1824, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1832 और ऑप्शन डी 1932। सो करेक्ट आंसर इज़ वो है 1824। क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1824। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90, यदि 18 लोग 10 दिनों में 900 किताबें बांधते हैं तो 12 दिनों में 660 किताबें बांधने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? इफ़ 18 पीपल बाइंड 900 बुक्स इन 10 days, हाउ मैनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक इन 12 days? ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 10। सो द करेक्ट आंसर इज़ 11। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, एक विक्रेता 14 में 5 की दर से नींबू बेचता है जिससे 40% का लाभ होता है। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे? अ वेंडर सेल्स लेमन एट द रेट ऑफ 5 for 14, gaining thereby 40%. For how much did he buy a dozen lemon? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 24। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 24। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 84, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 24। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा वो होगा 84। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यदि क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 12 सेंटीमीटर, वट इज़ द विड्थ ऑफ द एरिया इज़ 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, 300 के 25% का 20% कितना है? वट इज़ 20% ऑफ 25% ऑफ 300? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा 15। जो 300 का 25% है उसको निकालने के बाद उसका जो 20% है वो कितना आएगा? वो आएगा 15। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एक कक्षा में 50 छात्र हैं जिनमें से 40 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं।
लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ विच 40 आर बॉयज़ एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ boys and number of girls is option A 2:3, option B 1:9, option C 4:1, option D 3:1. So the correct answer is 4:1. ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या है? what is next in the following number series? 256, 289, 324, 361. option A 500, option B 400, option C 600, option D 300. सो जो नेक्स्ट नंबर है वो होगा 400। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 400। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। प्रश्न चिन्ह को पूर्ण करें, फिल इन द क्वेश्चन मार्क्स। हमारे पास तीन ये डायग्राम दे रखे हैं और इसमें जो थर्ड वाला है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी जो थर्ड वन में भी दिख रही होगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं, अगर हम 18 + 17 को जोड़ते हैं तो ये आएगा 35। एंड अगर हम 9 - 6 करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये 3 आएगा और 35 + 3 कितना होता है? वो होता है 38। और इसी तरीके से अगर हम इस थर्ड वाले को भी सॉल्व करते हैं, 13 + 8 ये होता है 21 और 11 और 7 का जो डिफरेंस आता है वो आता है 4। तो 21 + 4 ये होगा 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे आ जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? विच ऑफ दीज नंबर्स इज़ नॉट अ स्क्वायर? ऑप्शन ए 169, ऑप्शन बी 187, ऑप्शन सी 225, ऑप्शन डी 144। तो 169 वो 13 का स्क्वायर होता है और जो 225 है वो 15 का स्क्वायर होता है और 144 144 है वो 12 का स्क्वायर होता है। तो इसमें जो 187 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हमें पूछा ही ये गया है कि इनमें से कौन संख्या वर्ग नहीं है, तो वो है 187। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99। आकृति का नाम क्या है? द नेम ऑफ द शेप इज़। ये शेप दे रखा है, हमें बताना है कि ये शेप कौन सा है। ऑप्शन ए घनाभ क्यूबॉइड, ऑप्शन बी घन क्यूब, ऑप्शन सी वर्ग स्क्वायर, ऑप्शन डी बेलन या सिलेंडर। तो जी हमारे पास ये शेप दे रखा है, ये एक क्यूब का शेप होता है और ये 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका सही आंसर है ये एक क्यूब है, ये घन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। 121 × 0 × 20 × 2.5 का गुणनफल है, प्रोडक्ट है। ऑप्शन ए 5060, ऑप्शन बी 1250, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 1244। तो अगर हम इसका गुणनफल इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे एएनएम के पेपर में, जो कि हुआ था 2024 में। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो इसको लाइक भी करें और इसको शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करवाएं या फिर आने वाले एग्ज़ाम के पेपर सॉल्व करवाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।